हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। जैसा कि दिखाया गया है, उत्तर प्रदेश समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी मुख्य परीक्षा 2021 का पेपर है, जिसमें ये सामान्य अध्ययन का पेपर है जो परीक्षा तिथि 24 अप्रैल 2022 को हुआ था। तो इसी का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? करंट का क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वनाच्छादित है? तो कितने राज्यों में 33% से अधिक वनाच्छादित है? 17 राज्यों में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 17 राज्यों में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? करंट का क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? किसे टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया? तो किसे घोषित किया गया? सिमोन बाइल्स को। किसे? सिमोन बाइल्स को। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या में देखते हैं, दिसंबर 2021 में टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 सिमोन बाइल्स को घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार के रूप में व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं कालक्रम के अनुसार। सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में। उसके बाद नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। फिर स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 से 1993 में हुआ था। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड की योजना कब आई थी? 1998 में। किसान क्रेडिट योजना कब आई थी? 1998 में। अगला क्वेश्चन क्या है? करंट का क्वेश्चन है, तो इसे छोड़ देंगे, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कि भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? तो कब पारित किया गया था? 2001 में। कब पारित किया गया था? 2001 में। अगला क्वेश्चन क्या है? यह भी करंट का क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। जीएस का क्वेश्चन कौन सा है? 36वां क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? क्वेश्चन में पूछा गया है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 6 अगस्त 1952 को। कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। यह एक संविधानेतर निकाय है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सभी राज्यों में मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के शासक और योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय लघु उद्योग, क्वेश्चन क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक मतलब कि सिडबी का मुख्यालय किस स्थान पर है? तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, लखनऊ। आगे देखते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। सिडबी बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में किस घनत्व को मापने में किया जाता है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापने में किया जाता है। तो कौन सा घनत्व मापने में रिंगलमैन का उपयोग किया जाता है? तो धुआं को मापने के लिए, धुआं को मापने के लिए रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है। व्याख्या में देखते हैं, रिंगलमैन स्केल का इस्तेमाल धुएं के मापन के लिए होता है। यह धुएं के आभासी घनत्व को मापने का एक पैमाना है।
इसका विकास पेरिस के कृषि इंजीनियर प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिंगलमैन द्वारा 1888 ईस्वी में किया गया था। इस स्केल में सफ़ेद स्तर पर काली रेखाओं के अनुमानित घनत्व के 5 स्तर होते हैं जो कि धुआं मापन करते हैं। तो रिंगल स्केल का संबंध किससे है? धुआं से है। अगला क्वेश्चन, क्या है? एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं। तो इसको कोड लेखन करना है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है? प्रस्तावना। और दूसरा ऑप्शन क्या है? विषय सूची। और तीसरा ऑप्शन क्या है? अध्याय। चौथा ऑप्शन क्या है? अनुत्क्रमणिका। और पांचवा ऑप्शन क्या है? तो शीर्षक। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा? शीर्षक होगा। उसके बाद विषय सूची होगी। उसके बाद क्या होगी? विषय सूची। फिर उसके बाद क्या होगा? प्रस्तावना होगा। फिर प्रस्तावना लिखी जाएगी। सबसे पहले कोई शीर्षक होगा, उसकी एक विषय सूची बनाई जाएगी। उसके बाद फिर प्रस्तावना लिखी जाएगी। और उसके बाद क्या बचा? उसके बाद अध्याय देखा जाएगा। और उसके बाद अनुत्क्रमणिका बनाई जाएगी, इंडेक्स बनाया जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा? चौथा ऑप्शन होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन 52-134। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 52-134। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? तो किसकी बात की गई है? एसटी की बात की गई है। तो कौन सी जनजाति वाराणसी में नहीं पाई जाती, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नहीं पाई जाती है? तो सहरिया जनजाति वाराणसी में नहीं पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है। सहरिया जनजाति ललितपुर जिले में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में सहरिया जनजाति पाई जाती है। वाराणसी जिले में पाई जाने वाली जनजाति चेरो, गोंड, खरवार, धुरी, ओझा, नायक, पथरी आदि। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? क्वेश्चन क्या है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो किस जनपद से प्रवेश करती है? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा बिजनौर जिले से। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन, व्याख्या देख लेते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में 27 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया आदि। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किसमें किया गया है? किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? तो किसमें किया गया है? अनुच्छेद 108 में। किसमें? अनुच्छेद 108 में। व्याख्या क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अधीन किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध की अवस्था में संयुक्त अधिवेशन का उपबंध किया गया है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अनुच्छेद 108 के अधीन की जाती है। किसके द्वारा? 108 के अधीन की जाती है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 108। अगला क्वेश्चन, क्या है? निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? क्या पूछा गया है?
निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? पहला ऑप्शन क्या है? राजा मानसिंह तोमर। ये भी भारत के एक महान संगीत के क्षेत्र में महान थे। राजा मानसिंह तोमर संगीत के क्षेत्र में एक महान विभूति थे। तानसेन भी थे और उसके बाद सदारंग अदारंग भी थे। माल गुर्जरी भारत के कोई भी संगीतज्ञ नहीं माने जाते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। माल गुजरी का संबंध संगीत क्षेत्र से नहीं है। इसका व्याख्या क्या है? हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, सदारंग अदारंग आदि महान विभूतियों का विशेष योगदान था। दिए गए विकल्प में माल गुर्जरी एक गायन राग थे। क्या थे? माल गुर्जरी एक गायन राग थे। संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी मामलों में संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान किया गया है। यह अगले क्वेश्चन का था। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान किया गया है। कितने विधा सूचियों का प्रावधान किया गया है? किस अनुसूची में? तो कौन सी अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान किया गया है? 6वीं अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित 3 सूचियों में 6वीं सूची में अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया है? 6वीं अनुसूची में। व्याख्या में क्या दिया गया? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 395, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? कितने? 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियों का उपबंध किया गया है। अनुसूची 6वें में केंद्र राज्य संबंधों के आलोचक में 3 सूचियों जिसमें संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 246 वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 99 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं तथा समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं। कितने? 52 विषय रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? क्या पूछा गया है? 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं है? कौन नहीं था? देखते हैं। अंबिका चक्रवर्ती यही नहीं थे। और कौन कौन से थे? यशपाल, भगत सिंह और छबील दास। नौजवान सभा भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में किया था। इसके प्रसिद्ध सदस्यों में भगत सिंह, छबील दास, यशपाल, जयपाल, राजगुरु आदि थे। अंबिका चक्रवर्ती नौजवान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।